जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक इंडिया में काफी चर्चा का विषय बना है एक चैट बोर्ड है जिसका नाम है ग्रोक है। चर्चा का विषय इसलिए बना है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है या बीजेपी पार्टी है कहें या मोदी सरकार है, इसकी जो है पोल खुलकर रख दे रही है। ठीक है, और पोल खुलकर रख दे रही है। इसके साथ साथ जो मीडिया, जो गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, उसकी भी पोल खोलकर रख दे रही है इस ग्रोक के माध्यम से। या कहे जो विपक्ष की पार्टियां सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल नहीं पूछ पाती थी या पूछने के लिए मौका नहीं देते थे, या कहे मीडिया में अपनी बात नहीं रख पाते थे, वो ग्रोक जो है ग्रोक से सवाल पूछने पर दनादन और फिल्टर बिना विदाउट फिल्टर होकर जवाब दे रहा है। ठीक है, तो इस समय वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी इससे परेशान है और जो भी मीडिया सत्तारूढ़ पार्टी की चापलूसी करती वो भी क्या लोग परेशान है। तो समझते हैं कि ग्रोक है क्या, ग्रोक किस प्रकार से काम कर रहा है कि जो मोदी सरकार या मोदी जी की पूरा जो है चिट्ठा खोलकर रख दे रही है। तो ग्रोक है क्या, ठीक इसके बारे में समझते हैं। देखिए ग्रोक जो है ट्विटर पर एक एप्लीकेशन है या क्या ट्विटर का एक पार्ट है जिसको चैटबॉट कहते हैं। ये एलन मस्क की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो ये है क्या, ट्विटर। ट्विटर जो है वर्तमान में एक्स के नाम से जानते हैं, उसी में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ग्रोक। ठीक है, ग्रोक पर आप क्वेश्चन पूछने पर आपको जवाब देता है। आप किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछिए उसमें जवाब दे रहे हैं। तो वर्तमान में लोग सत्तारूढ़ पार्टी से या कहे जो सरकार से जवाब नहीं पूछ पा रहे हैं वो क्या है ग्रोक से सवाल पूछ रहे हैं और ग्रोक इसका बखूबी जवाब भी दे रहा है। बहुत ही हिम्मत भरे जवाब दे रहा है और ऐसे से जवाब दे रहा है जो कि अकाट्य है या कहे जो वर्तमान में विपक्ष पार्टी पूछना चाहिए वो सवाल जो है उसको आंसर दे रहा है और बहुत ही क्लियर कट में दे रहा है। ठीक है, तो ग्रोक है क्या, ग्रोक जो है एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि चैटबॉट के नाम से जानते हैं। ये किसने बनाया था, ये एलन मस्क की कंपनी के द्वारा बनाया गया, एक रिसर्च किया गया है। या क्या जो एक्स है जो ट्विटर इसी पर है, इसी पर ट्विटर है, इसी पर आप कोई भी सवाल पूछिए इसमें जनार्दन सवाल दे रहा है। जैसे बहुत लोग यहाँ अपने सवाल पूछे या कहे जो वर्तमान में जो मीडिया है अपना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लोग इस पर भरोसा कम कर अपनी जो रिसर्च कर या कहे गूगल जो एक्स है उस पर जो है सवाल पूछ रहे हैं। और ये जितनी भी मीडिया है इसकी भी पोल खोलकर रख दे रही है। जैसे यहाँ पर एक लोग पूछे, जैसे यहाँ पर जो भी न्यूज है, चाहे एबीपी न्यूज है चाहे जी न्यूज है, इस सभी का है एक पोल खोलकर रख रही है। जैसे यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि भारत में गोदी चैनलों की लिस्ट बताओ और भारत के सबसे दल्ले एंकर कौन है। यानी यहाँ पर मीडिया पर सवाल खड़ा किया कि वर्तमान में क्या इंडिया में वायस मीडिया है कि नहीं है। तो इसका जवाब है कि भारत में गोदी चैनल की लिस्ट में रिपब्लिक भारत जो है, रिपब्लिक भारत हो गया, जी न्यूज हो गया, आज हो गया, एपी न्यूज हो गया, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज है, ये सभी जो है गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। ये करते क्या है, ये सत्तारूढ़ पार्टी या सत्ताधारी पार्टी के एजेंट को बिना सवाल पूछे चलाते हैं। और ये सबसे दल्ले एंकरों में से अर्णव गोस्वामी ये वही है जो कि हमें डक्स जो डक्स देकर चिढ़ाते हैं, वही अर्णव गोस्वामी है जो कि रिपब्लिक भारत से आते हैं। उसके पश्चात सुधीर चौधरी का नाम आया जो कि इससे सर्च करने पता किया। तो ग्रोक है क्या, ग्रोक को हम आपको दिखाते हैं मोबाइल के माध्यम से कैसे इसका यूज करते हैं। देखिए मोबाइल में सर्च करेंगे तो आपको ट्विटर मिलेगा जिसकी सिंबल जो है एक्स की तरह है। ठीक, क्या है, एक्स की तरह है, इस तरह का सिंबल है। इसी में देखेंगे सेक्शन में नीचे आएंगे ग्रोक लिखा है, देखेंगे ग्रोक। अब ग्रोक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप चाहे तो कोई भी क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। आप क्वेश्चन करने के पश्चात जवाब भी दे रहा है और सटीक जवाब दे रहा है। जैसे यहाँ पर ग्रोक खुला है, अब ग्रोक को यहाँ लिखा देखिए आस्क समथिंग, ठीक, आस्क एनीथिंग, यहाँ पर कोई भी लिखित शब्द है। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि सांप्रदायिक नेता कौन है, क्या लिख रहे हैं, सांप्रदायिक नेता। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है कि सांप्रदायिक नेता। अब इसको जैसे ही सर्च करेंगे ये अपना एक लिस्ट दिखा देगा, पूरा निकाल देगा कि सांप्रदायिक नेता होता क्या है और इसमें कौन से वर्तमान में सरकार के लोग सांप्रदायिक लोग है। ठीक है, ये पूरा लिस्ट निकाल देगा, पूरी तरह से बता देगा कि भारत में सांप्रदायिक नेता किस प्रकार से है। देखिए अब जैसे अब आ रहा है जस्ट यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं लिख कर आ रहा है, हम इसको पढ़ देते हैं आपको। सांप्रदायिक नेता से तात्पर्य आमतौर पर ऐसे नेता से होता है जो किसी विशेष धार्मिक जाति या समुदाय के हितों को बढ़ावा देता है, उसे सांप्रदायिक नेता कहते हैं। अक्सर ऐसे अन्य समूह के खिलाफ विभाजनकारी रुख अपनाते हैं। ठीक, और यहाँ पर जिनका नाम आया है इनमें कहा गया है हालांकि व्यक्तिगत और विवादास्पद मुद्दा के लोग उठाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सांप्रदायिक नेता। और अगर दूसरा कोई सवाल पूछेंगे, मान लीजिए कोई भी सवाल पूछेंगे ये पूरा सवाल जवाब दे देगा। ठीक है, जैसे कि नरेंद्र मोदी, दूसरा हम क्वेश्चन पूछते हैं, नरेंद्र मोदी
कि हेट स्पीच की हेट स्पीच कब कब इन्होंने दिया, ये आपको पूरा लिख कर आ जाएगा लिस्ट। जैसे अब किसी को व्यक्ति को मालूम होगा कि हम मोदी के पास खिलाफ बोले क्या बोले, लेकिन अब इस पर सर्च करने के पश्चात बता देगा। जैसे कि यहां पर लिखा है 2024 में लोकसभा चुनाव में इन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली में कहा कि अगर कांग्रेस की सत्ता में आती है तो देश की संपत्ति घुसपैठियों को चला जाएगा, जो कि ये क्या चुनाव के समय ये क्या है, आपको जो है ये भड़काऊ भाषण होता है, जिसको कि आपको हेट स्पीच के नाम में आता है। इसी प्रकार से मानवाधिकार संगठन जो रिपोर्ट रहा था 2024 में, इसमें भी इन्होंने इस प्रकार के भाषण दिए थे जिससे विवादित होता है। तो यहां पर जो है आपको ग्रोक है, ग्रोक के माध्यम से जो भी क्वेश्चन विपक्ष पूछना चाहता है, जिसको सत्तारूढ़ पार्टी पूछने देती है, वो सवाल एक ग्रुप पर जाकर लोग पूछ रहे हैं, जो कि चर्चा का विषय बना। इसमें खास तौर से जो फंस रखा है सत्तारूढ़ पार्टी, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी जो है आपको मीडिया पर भी कब्जा किया गया और संसद में बोलने नहीं देते हैं, पार्लियामेंट में, और जितने भी फर्जी न्यूज होता है उसको भी यहाँ पर अच्छी तौर से लिखा गया है। जैसे यहां पूछा गया है भारत के ईमानदार पत्रकारों के नाम। भारत में कई ईमानदार पत्रकार हैं जिनका निष्पक्ष साहस और ईमानदारी के लिए जाना जाता है, जिनमें से रवीश कुमार का नंबर आया जो कि एनडीटीवी पर थे। इसके पश्चात प्रसून कुमार जोशी जो है वाजपेयी, इनको भी नाम आया। इसी प्रकार से करण थापर है, अभिलाष शर्मा है, अंशा खान जो है, ये सभी क्या है, पी साईनाथ, ये सभी को आपको ईमानदार पत्रकारिता के रूप में कहा गया, क्या है, ईमानदार जर्नलिस्ट हैं। इसी प्रकार से अन्य व्यक्ति ने ट्विटर ही पूछा कि चंदन सिंह नाम से पूछा इन्होंने कि हु वाज द वेरी फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत के समय भारत का पहला कौन सा व्यक्ति है जो कि टेररिस्ट था। तो इसमें लिख के आ रहा है नाथूराम गोडसे हु इज द असैसिनेटेड महात्मा गांधी इन 1948, यानी 1948 में सबसे पहले जो महात्मा गांधी को मारा, जिसका नाम है आपका नाथूराम गोडसे, भारत का पहला टेररिस्ट के नाम से दिया है। ठीक है, तो बहुत लोग जो क्लियर नहीं होता ये क्या है, आपको इसके माध्यम से अपनी बात क्लियर कर लेते हैं। इसी प्रकार से एक व्यक्ति ने पूछा कि हे हाउ मेनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी हैज हेल्ड आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर बनने के पश्चात मोदी जी ने कितना कॉन्फ्रेंस किया। तो अगर किसी को व्यक्ति को नहीं मालूम होगा या आप गूगल पर सर्च करेंगे तो गूगल पर बहुत सारे डाटा आ जाता है, जिससे आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन से डाटा सही है। लेकिन यहाँ पर ग्रुप के माध्यम से जो डाटा है वो इक्वेट और एक ही आंसर देते हैं, जिसमें इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर कहा कि नरेंद्र मोदी हैज हेल्ड ओनली वन कॉन्फ्रेंस, कितने, केवल एक कॉन्फ्रेंस दिए हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के पश्चात 2014 से लेकर 2019 के बीच में। देयर आर द अमित शाह आर द टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और रिसेंट ज्वाइन द प्रेस कॉन्फ्रेंस इन ट्रम्प, यानी ट्रम्प के समय अभी हाल ही में देखते अमेरिका गए थे जहां ट्रम्प, वहां पर अपने अपना कॉन्फ्रेंस किया था। कब किए थे? 15 फरवरी 2025 को। यानी ये पूरी डाटा है, एनालिसिस करके ये आपको बता दे रहा है कि, और मैक्सिमम जो बातें है सही बता रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको जिस भाषा में से बात करेंगे वो आपको उसी भाषा का एक कैप्चर करेगा। मान लीजिए आप इसको गाली गलौज में बात करेंगे तो ये आपको गाली गलौज में ही आपको आंसर देगा। तो ये आपकी भाषा को भी ये डिटेक्ट कर रहा है। एक व्यक्ति ने पूछे कि डू यू थिंक दिस द इंटरव्यू आर स्क्रिप्टेड, क्या मोदी जी का जो इंटरव्यू होता है स्क्रिप्टेड होता है? इसके बारे में इन्होंने कहा कि मोदी इंटरव्यू आर ऑफ्टन सीन द स्क्रिप्टेड, यानी यहाँ पर मोदी जी का जितने भी इंटरव्यू होता है स्क्रिप्टेड होता है। जो लोग यहाँ पर बहुत लोग ऐसे जो मोदी के पक्ष में करते हैं कि नहीं मोदी जी स्वयं से बोलते हैं, बिना देखे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ मोदी जो है क्या जो है स्क्रिप्टेड बोलते हैं, देखकर बोलते हैं। ऐसे एक व्यक्ति ने यहाँ पर ट्विटर पूछा कि क्या सच में मोदी जी बचपन में चाय बेची थी रेलवे स्टेशन पर? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। इसमें क्या है, नरेंद्र मोदी की बचपन में वायनाड रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने की बात 2014 में आई, यानी जब इन्होंने प्रधानमंत्री बने तब इसकी बात की, इसके पहले इसी चर्चा का नहीं था और अभियान में चर्चा है। लेकिन सवाल उठता है कि वायनाड स्टेशन 1973 में बना। कब बना? 1973 बना, जबकि मोदी जी 1950 में पैदा हुए थे और 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिए थे। तो रेलवे स्टेशन लाइन में 1887 में थी और चाय बेचने का ठोस सबूत नहीं मिला, यानी पर कोई भी सबूत नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर जो है भ्रामक है। लेकिन एक कहानी प्रेरक है कि लोगों को प्रेरक बनाने के लिए है, लेकिन यहाँ पर कोई तथ्य का स्पष्टीकरण या प्रूफ नहीं है कि उन्होंने चाय बेची थी नहीं बेची थी। इसी प्रकार से एक व्यक्ति ने पूछे हु वाज द रियल मंत्री,
रेल मंत्री क्या होता है? जो कि दिखाने को होता है, केवल काम नहीं करते, उसको रेल मंत्री कहते हैं। तो वर्तमान में अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री कहते हैं, क्योंकि ये रेलवे मिनिस्टर ने, इसके साथ साथ आईटी मिनिस्टर है। रेलवे में इतनी सारी घटनाएं होती है, लेकिन इनकी जवाब कोई नहीं बनता। ये जवाब देते हैं कि हम काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसकी कार्रवाई कोई नहीं होता है। कि हाल ही में दिल्ली में भी घटना हुई थी रेलवे की, आप काउंट करेंगे एक वर्ष के पीछे में बहुत सारी घटना होती है, लेकिन उन्होंने क्या, केवल फोटो सेशन कराते हैं, इन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करते, इसलिए इनको रेल मंत्री के नाम से भी लोग डिनोट करते हैं। तो इनकी कार्रवाई थी। इसी प्रकार से एक व्यक्ति ने पूछा कि मोदी जी हमेशा सच बोलते हैं क्या? क्योंकि इस पर ही बात होता है कि मोदी जी बहुत बार ऐसे कहे कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं या हम बहुत ही सच बोलते हैं। तो इसके द्वारा क्वेश्चन किया गया कि क्या मोदी सच बोलते हैं? तो रिसर्च के मुताबिक नरेंद्र मोदी हमेशा सच नहीं बोलते हैं। फैक्ट चेकिंग की रिपोर्ट के द्वारा कुछ बयान में गलत पाया गया। हालांकि जितने भी मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, जितने भी पॉलिटिकल होते हैं, उनकी बयानबाजी क्या गलत होती है। तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जो है या पीएम या सीएम है उनकी सच है। इनकी जो है जिस लेवल में जाते हैं, जिसकी व्यवसाय का है, मुख्यमंत्री या पॉलिटिकल है, ये लोग झूठा बोलते हैं। तो ऐसी बड़ी बात नहीं है। इनकी क्या है, हर पार्टी, चाहे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, हर लोग क्या है, पॉलिटिशियन जो होते जितने भी होते हैं झूठ बोलते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने पूछा, भगत राम से एक व्यक्ति है जिन्होंने पूछा कि अगर मोदी जी की डिग्री फेक साबित होती है, हो गई, तो कानून के हिसाब से उन्हें क्या कार्रवाई हो सकती है? ठीक है, क्योंकि मोदी जी का जो डिग्री है अभी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में। अगर इनकी डिग्री फर्जी होती है तो क्या कार्रवाई हो सकती है, इसके बारे में कोई नहीं पूछा। तो इन्होंने कहा कि अगर मोदी की डिग्री फेक साबित होती है तो भारतीय कानून के तहत उन्हें सजा हो सकती है। चुनावी फलकनामा में इन्होंने झूठे के तौर पर 6 महीने का सजा हो सकता है, क्योंकि इन्होंने डिग्री लगाया, और जुर्माना भी हो सकता है, और जालसाजी के लिए, यानी जालसाजी के लिए 7 साल की जेल हो सकती है। किसी व्यक्ति ने पूछा कि यहां पर कि फर्जी डिग्री हो, तो ये अपनी प्रक्रिया बता दें कि क्या क्या प्रक्रिया हो सकता है अगर ऐसा साबित होने के पश्चात। ठीक इस प्रकार के लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं ग्रीक को, क्योंकि जो सवाल पत्रकार या मीडिया पूछना चाहती है या विपक्ष पूछना चाहती है, ये लोग न पूछकर यहाँ पर ग्रोक से पूछ रहे हैं, क्योंकि सरकार इस पर जो है जितने भी मीडिया पर अपनी दबाव बना रहती है, लेकिन मीडिया का जो आईटी सेक्टर उसको खत्म करने के लिए ग्रोक अच्छा से काम कर रहा है। जैसे यहाँ पूछा कि अंग्रेजों के सबसे ज्यादा क्या है, कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी और कौन था अंग्रेजों से 7 रुपए में पेंशन किसने लिया था? तो इसमें बहुत बार चर्चा होती है। तो अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी जो मांगने वाले व्यक्ति, इनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। क्योंकि सावरकर पर बहुत बार यहाँ पर बहुत चलता है, और कांग्रेस हमेशा कहती है कि आजादी के समय सबसे अधिक जो माफी मांगे हो सावरकर माता है, जिन्होंने जेल में रिहाई के लिए कई बार माफीनामा लिखी है। और हाँ, सावरकर ने सख्त रूप से अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्हें बाद में ब्रिटिश सावरकर ने समझौता कर लिया था, नहीं ब्रिटिश से समझौता कर लिया था। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया, हु द अपोलाइज, यानी अपोलाइज माफी किसने मांगा थी बिटवीन द 1915 से लेकर 1947 में किसने मांगा था? इसमें भी निकल आया कि यहाँ पर 1915 से लेकर 1947 बीच में सेवरल इंडियंस रिवॉल्यूशनरी सबमिटेड इमर्सी पिटीशन, यानी बहुत से लोग मर्सी पिटीशन दिया, जिनमें से विनायक दामोदर सावरकर का नाम पहली बार आता है, यह बहुत बार आता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो लोग क्वेश्चन जो है आपको ग्रुप के माध्यम से पूछ रहे, इसमें क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें लोगों को कंफ्यूजन नहीं कर रहा है कि कौन सा सही है गलत है। जिस प्रकार से गूगल पर सर्च करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है, लोग आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसमें से कौन सा सही माने या कौन सा गलत माने। लेकिन ग्रुप जो है चैटबॉट है, इसमें आपको क्लियर कर बता रहा है कि नहीं, और बिना फिल्टर की, यानी आपको साथ समझौता नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस भाषा में पूछ रहा है आपको उसी भाषा में आपको जवाब दे रहा है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति ने पूछे है कि ग्रुप से कि सूर्यनारायण चतुर्वेदी के नाम से पूछिए कि क्या आप खुद को नॉलेज को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, कि जिस प्रकार से इन्होंने सावरकर को काम किए थे। सावरकर यहाँ पर क्योंकि सावरकर के साथ साथ यहाँ पर महात्मा गांधी भी जेल में थे, तो ब्रिटिश सरकार का रूल था कि जितने भी जेल में होंगे उनको हम क्या पेंशन देंगे। तो यहाँ पर पेंशन न केवल गांधी जी को भी मिला था, ऐसा बात नहीं कि सावरकर को। तो यहाँ पर दोनों कहा कि जो पेंशन है ये ब्रिटिश सरकार का रूल था, जितने भी जेल में होंगे उनको भी पेंशन मिलेगा। तो जो पेंशन मिल रहा था सावरकर को उस नियम के अनुसार मिल रहा था, क्योंकि महात्मा गांधी को वो भी पेंशन मिला था जब जेल में थे। इसी प्रकार से एक व्यक्ति ने पूछा है कि नेहरू जी ने अपनी कितनी निजी संपत्ति भारत या देश को नाम की थी। यानी यहाँ पर व्यक्ति पूछे जिनका नाम है स्वाति दीक्षित है, कि नेहरू जी ने अपनी कितनी निजी संपत्ति भारत के देश के नाम की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत बार बहस होता है, बीजेपी और कांग्रेस वर्सेस होता है। बीजेपी कहती है कि नेहरू जी ने कुछ नहीं दान किया, और कांग्रेस कहती है कि नहीं बहुत दान किया।
इसमें रिपोर्ट में आया कि शोध के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 98% जो निजी संपत्ति उसको भारत को दान दी थी, जिसकी कीमत 1946 में 1946 में भारत आजाद हुआ था 1947 में, यानी आजादी के पहले ही उन्होंने जान दी थी, यानी ब्रिटिश काल के समय ही अपनी जो संपत्ति दान की थी 98%। और उस समय की वैल्यू कितनी थी? 196 करोड़ थी 1946 के समय में। तो बहुत ही बड़ा रकम होता है। और वर्तमान में बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना होगा? तो 12,000 करोड़ से लेकर 49,000 करोड़ के बीच में इनकी संपत्ति होगी, जो कि इन्होंने भारत को अपनी निजी संपत्ति दान की थी। केवल इसमें छोड़ के आते अपने निवास और स्थान को छोड़कर बाकी से यहाँ पर दान कर दी थी नेहरू जी। तो यहाँ पर जो लोग कटाक्ष करते कि नेहरू जी ने नहीं दान किया था, इसको ग्रुप जो है ये क्लियरफाई कर रहा है कि नहीं कौन कौन दान किए थे। ऐसा नहीं कि पक्ष को या क्या सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष को भी घेरा है, विपक्ष का भी जवाब दे रहा है। जैसे यहाँ पर इसी एक क्वेश्चन यहाँ पर, भारत सरकार पर कुल कितने कर्ज है? तो यहाँ बड़ा मुद्दा होता है कि भारत सरकार पर कितने कर्ज है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के पास वर्तमान में 181.7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कितना? 181.7 लाख करोड़ है। अगर इसमें राज्यों को मिला दिया जाए तो 227 से लेकर 236 करोड़ के आसपास ये कर्ज हो जाता है, जो कि वर्तमान में 56% केंद्र सरकार ने इसको क्या है, इसको लोन उठाया, कर्ज में उठाया है। इसी प्रकार पूछा जाए कि सबसे अधिक राज्यों पर कर्जा कहां पर है, राज्यों पर कितना कर्ज है, तो यहां भी बता दिया कि राज्यों पर कर्ज है। और राज्यों पर कर्ज कितना लगभग है? यहाँ 85 लाख करोड़ जो है आपको जो है राज्यों पर कर्ज है। जैसे यहाँ पर अब यहाँ पर राज्य को भी डिवाइड किया कि किस राज्य में कितना कर्ज है। जैसे कि यहाँ पर महाराष्ट्र को जो है सबसे अधिक कर्ज वाला राज्य बताया, और यहाँ पर महाराष्ट्र जो है लगभग 7 से 8 लाख करोड़ का जो है इस पर महाराष्ट्र पर कर्ज है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में 6 से 7 लाख करोड़ का कर्ज है, तमिलनाडु के पास 6 लाख करोड़ का कर्ज है, पश्चिम बंगाल पर 5 से 6 लाख करोड़ है, पंजाब पर 3 से 4 लाख करोड़ है। यानी यहाँ पर जो डाटा हमको गूगल इजेक्ट नहीं देता है, वो डाटा हमको ग्रुप पर इजेक्ट रहा है। और इजेक्ट जैसे ही डाटा मिलता है, हम यहाँ पर सवाल करना शुरू करते हैं सत्तारूढ़ पार्टी से, क्योंकि वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी लंबे समय से है और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि सत्तारूढ़ पार्टी अपनी जवाब देने से भागती है। तो अब जो भी लोग हैं तो ग्रुप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ग्रुप से क्वेश्चन पूछ कर ये सोशल मीडिया पर शेयर करें, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी यहाँ पर घबराई हुई। और सत्तारूढ़ पार्टी वर्तमान में जो ग्रोथ है इस पर लगाम लगाना चाहती है, क्योंकि आईटी सेक्टर से या आईटी सेक्टर जो है लोगों का न्यूज जो है काफी फैलता है। इसी प्रकार से व्यक्ति ने पूछा है कि सोनिया गांधी के बारे में, कि सोनिया गांधी कहाँ डांस करती थी, क्योंकि बीजेपी पार्टी सोनिया गांधी पर हमेशा क्लेम करती है कि वो एक बार डांसर है, जो कि यहाँ पर ग्रोथ ने कहा कि सोनिया गांधी कभी डांस नहीं किया, नहीं वो बार डांसर थी। उनका असली नाम एंटोनियो मैना है, जो इटली के एक छोटे गांव के से रहती है, और वहां पर उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर असिस्टेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं, अफवाह से फैलाने से बचे। यानी यहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी कहती है कि सोनिया गांधी की बार डांसर थी, यहाँ पर खरासर यहाँ पर झूठा खासा मिल गया। इसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछा, विच इज इंडिया पॉलिटिशियन वाज द बार डांसर, यानी कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो कि बार डांसर थी। इसमें भी वही लिख के आया कि यहाँ पर सोनिया गांधी जो है एक बार डांसर नहीं थी, यहाँ पर क्या थी, एक असिस्टेंट थी जो कि होटल में था, लेकिन बार डांसर नहीं थी। तो बहुत से लोग ऐसे अभी कंफ्यूज थे कि सोनिया गांधी एक बार डांसर, लेकिन उसका बार डांसर नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर काफी चर्चा का विषय बना कि हाल ही में देखिए होली पर तेज प्रताप यादव जो कि लालू प्रसाद के बेटे हैं, होली पर इन्होंने जो दरोगा या पुलिस में उनको भी डांस कराया थे, और इसको डांस कराकर सोशल मीडिया पर भी इन्होंने शेयर किया था। तो इन्होंने सोशल पर शेयर करके लिखा था कि बुरा ना मानो, होली है आपसी भाईचारे के पर्व को बीजेपी और आरएसएस के साथ इनकी गोदी मीडिया को भी इन्होंने डिनोट किया। आज होली से नफरत का एक नया रंग दे दे, और पुलिस वाले भी, क्या पुलिस वाले भाई को हो या कोई विरोधी भी हो दल नेता, सबसे भाईचारे का उत्साह है। तो यानी कुल मिलाकर इन्होंने अपनी बढ़ाई की, और यहाँ पर साफ कहा कि जो पुलिस वाले को उनको भी डांस कराए। अब इसका जो ग्रुप आंसर दे रहा है उसका बहुत सटीक आंसर है, और इसमें आलोचनात्मक शिकायत है। क्या है? ग्रुप ने कहा कि भाईचारा दिखाने का ढोंग है, ढोंग मत करो, यानी भाईचारा का दिखाने का ढोंग मत करो, सिपाही को नचाने की धमकी दी, यह अब होश में आने की नाटक है। होली के बहाने सत्ता का रौब झाड़ना भी फिर भी बीजेपी और आरएसएस का इल्जाम है। सच सामने है, तो 14 मार्च को जो किया वो सबके सामने देखा गया, और यहाँ पर देखिए गाली का भी इस्तेमाल किया है, यानी यहाँ पर और अपने गिरमान में झाग और गलती मान, यानी यहाँ पर जो है जो ग्रोथ है ये सबका आलोचना करा है, यानी चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो, जैसा भी क्वेश्चन पूछेंगे वो वैसा जवाब दे रहा है।
इसके साथ साथ जो खतरनाक सवालों को उसको खतरनाक जवाब दे रहा है, जिस प्रकार का सवाल पूछेंगे उसको उसी प्रकार में जवाब दे रहा है। ठीक, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे किसी भी पार्टी हो। तो आई होप कि आपको अच्छी समझ आएगा कि ग्रुप एक चैट जीपीटी है जो कि ऑनलाइन माध्यम से काम करे, कितना सही है, क्योंकि इससे क्या है, सौहार्द भी क्या खराब हो रहा है। और इसके साथ साथ जो विपक्ष सवाल नहीं पूछ रहा है वो सवाल इसमें उठा रहा है, तो ये कितना ये महत्वपूर्ण है। तो आई होप कि आपको अच्छी समझ आएगा कि ग्रुप भारत में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको बैन करना चाहिए कि नहीं बैन करना चाहिए, और कितना अनिवार्य है कि सोशल मीडिया पर होना चाहिए, और इसमें कितनी प्रकार की संभावना है और इससे खतरा क्या हो सकता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।